कॉलेज विद किरण में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए आज हम यहाँ पे अपना पहला सवाल शुरू करेंगे। सुनने और बोलने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन देखिए, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को सशब्द लिखना, या फिर कविता सुनना और सशब्द लिखना। कि ऐसा नहीं है कि हम बस कविता सुनेंगे और सवाल के जवाब लिखेंगे, या फिर सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखें। हाँ, ये सही जवाब है। सॉरी, यहाँ पे देखिए बी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। आगे के ऑप्शन को भी देखेंगे, सुनी गई कहानी को सशब्द लिखना या कविता सुनना और सशब्द लिखना। देखिए बाकी कहीं बच्चा अपना ब्रेन, अपना दिमाग नहीं लगा रहा, अपने विचार नहीं लिख रहा, लेकिन अगर वो कविता सुनेगा और अपने शब्दों में लिखेगा तो वहाँ बच्चा सुन भी रहा है और बोल भी रहा है। ठीक है, तो उसका इस कौशल का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कहानी को, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखने का बच्चों को मौका दिया जाए। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, राम कभी कभी पढ़ते समय वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषा व्यवहार दर्शाता है कि, यानी राम जो है पढ़ाई करते समय वाक्य शब्दों को रिपीट कर रहा है, तो वह क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, या फिर वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। अब देखिए यहाँ पे इसका सही जवाब होगा, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसीलिए वह शब्दों को रिपीट कर रहा है ताकि वह अच्छे से समझ पाए। बस ऐसा नहीं कि उसने पढ़ लिया, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही जवाब। यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? यानी आप प्राथमिक टीचर है और आपको सतत और व्यापक आकलन करना है, आप किसे सबसे अच्छा मानेंगे? ऑप्शन देखिए, कठिन शब्दों का सूत्रलेख, यानी कठिन शब्द सुनना है और लिखना है, लिखित प्रश्न पत्र, बस आपको लिखित में आपको एग्जाम देना है, पाठ से देखकर सुलेख लिखना यानी हैंड राइटिंग लिखना, या फिर बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अब देखिए जहाँ भी आपको ये दिखे भाषा प्रयोग की क्षमता, यह बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है, वह आंसर आपका 90% सही होगा ही, लेकिन आपको आगे के ऑप्शन को भी देखना है। बट यहाँ पे सभी ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन है आपको डी, और यह जवाब सही भी है। क्यों? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता जब आप देखेंगे ना, क्यों वह उसके जीवन में रोज़ नई नई सिचुएशन आएगी जहाँ उसको कौन से शब्द का प्रयोग करना है, कौन सा नहीं। सो यहाँ पे आपका सतत और व्यापक आकलन बहुत अच्छे बेहतर वे में होगा और बच्चों का ज्ञान भी विकसित होगा, भाषा का जो है विस्तार भी अच्छे प्रकार से होगा। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। भाषा सीखने का होगा यहाँ पे, भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन में बहुत समय लगता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, या फिर भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाषा अर्जन में हमें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, समय लगेगा, या फिर कोई एक उद्देश्य के लिए हमें भाषा अर्जन करना है, ऐसा नहीं है। भाषा अर्जन क्या है? वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समाज और कल्चर के द्वारा अपने आप होगी, ऐसा नहीं है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा आपका सही जवाब, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए आप सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल में पूछा क्या है। यहाँ पे पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण है मौखिक कौशल के विकास के लिए। ऑप्शन देखिए, किसी विषय पे चर्चा करना, यह इंपॉर्टेंट है। बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, देखिए यहाँ पे सुनना बोला है ना, पूछना नहीं, तो यहाँ पे मौखिक कौशल का विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे श्रवण कौशल का विकास हो रहा है। आगे ऑप्शन देखिए, प्रश्नों के उत्तर पूछना, पूछ रहे हैं मतलब आप बोल रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी बात कहने का मौका देना, कहने में भी बच्चा बोल रहा है ना, मौखिक कौशल का विकास हो रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, यहाँ पे क्या हो है, सुनने के कौशल का विकास हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण होगा हमारा ऑप्शन बी। पढ़ेंगे हमारा अगला सवाल है, त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण डैश होता है, यानी क्या हो रहा है भाषा शिक्षण त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से। ऑप्शन देखिए, प्रभावी, कठिन, बोझिल, सरल। देखिए कठिन बोझिल बिल्कुल नहीं होगा, सरल और प्रभावी। सरल मतलब इजी है, सरल यानी इजी, बट प्रभावी यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण प्रभावी होता है।
इफेक्टिव होता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए अगला सवाल, दैनिक कार्यों में सबसे अधिक किन 2 कौशलों का प्रयोग होता है? ऑप्शन देखिए, लेखन तथा पठन कौशल, मौखिक तथा भाषण कौशल, मौखिक तथा श्रवण कौशल या फिर लेखन तथा मौखिक अभिव्यक्ति। अब देखिए हम अपने रोज के जीवन में कौन से 2 कौशलों का प्रयोग करेंगे? सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं? बोलेंगे और सुनेंगे। लिखेंगे भी बट एक लिमिट है उसका, बट बोलना और सुनने का कोई लिमिट नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण कौशल। अगला सवाल है, यदि अध्यापक सेब के चित्र को देखकर छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहे, यह किस कौशल से संबंधित होगा? टीचर क्या कर रहा है? एप्पल दिखा रहा है और बच्चों को बोल रहा है इसके बारे में कुछ आप बोलिए। तो किस कौशल का विकास हो रहा है? 4 कौशलों में से किस कौशल का विकास किस कौशल से संबंधित है? देखिए, लेखन कौशल, मौखिक कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल। यहाँ पे लिखने नहीं बोला है, मौखिक कौशल है, वाचन कौशल कुछ बात करने नहीं बोला है, कुछ बोलने बोला है। श्रवण कौशल ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनना है, यहाँ पे बोलने के लिए बोला है ना, तो बोलने के लिए क्या होगा? मौखिक कौशल। हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग किस शिक्षण विधिया के लिए आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन देखिए, रूपरेखा अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, स्वतंत्र अनुकरण विधि या फिर परियोजना विधि। यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा मॉन्टेसरी विधि में हम आँख, कान, हाथ का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन बी होगा सही। हमारा 10 नंबर सवाल है, इनमें से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया गया है? मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन देखिए, नाटक देखना, पढ़ना, सुनना या फिर नाटक में अभिनय करना। आप देखिए यहाँ पे अगर आप नाटक में अभिनय करेंगे, वहीं पे आप अपने मौखिक अभिव्यक्ति को यानी मौखिक विचारों को मुख द्वारा बोलकर सामने के लोगों को पहुँचाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। यह हमारा 11 नंबर का सवाल है, छात्र विषय में रुचि ले रहे हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हिंदी मीडियम की अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करेंगी? यानी कोई बच्चा विषय में रुचि ले रहा है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करेंगी? ऑप्शन देखिए, जांच विधि, निरीक्षण विधि, संचयी आलेख या फिर प्रदर्शन विधि। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा जांच विधि। वह जांच द्वारा यानी टेस्ट लेंगी, एग्जाम लेंगी, जांच करेंगी और मालूम करेंगी कि बच्चों को पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट है या नहीं। फिर देखिए हमारा अगला सवाल है, बहुभाषी कक्षा में हिंदी शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? ऑप्शन देखिए, हिंदी भाषा की फिल्में दिखाकर, हिंदी में बातचीत करके, छात्रों से निबंध, कहानी आदि लिखवाकर, हिंदी भाषा से संबंधित विषयों की रिकॉर्डिंग सुनकर। अब देखिए यहाँ पे यह बहुभाषी कक्षा है जहाँ बहुत सारे भाषा के लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ पे अगर सभी बच्चे आपस में बातचीत करेंगे तो वह हिंदी शिक्षा का सबसे अच्छा तरीका होगा और बेहतर वे में बच्चे सीख पाएंगे। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बी। बच्चे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन सीख करेंगे तो बहुभाषी कक्षा में हिंदी शिक्षण का विस्तार अच्छे तरीके से होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारी गणित विषय से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। तो यहाँ पे देखिए डिसकैल्कुलिया, यहाँ पे कैलकुलेशन जैसा कुछ आ रहा है ना, तो इसी को देख के आप हमेशा समझिएगा गणित विषय की बीमारी हो तो वहाँ पे हमारा जवाब होगा डिसकैल्कुलिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया पठन विकार है। डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल संबंधी विकार है, जहाँ बच्चों को कुछ पकड़ने में, कोई चीज़ होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही हो। 14 नंबर सवाल है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अति उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के कौशल का विकास करना है। ऑप्शन देखिए, व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन। तो जब भी देखिए आपको अर्थ ग्रहण करना हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? मौन वाचन। जब भी कोई साइलेंट वे में पढ़ रहा हो तो वह हर एक शब्द का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, यानी वो अच्छे तरीके से अर्थ को ग्रहण कर रहा हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मौन वाचन। 15 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? यानी किसके अभाव में हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं सकते? लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला से क्रमबद्धता का ज्ञान या फिर संयुक्त अक्षरों की पहचान। 12 खड़ी आपको मालूम है ना, क, का, की, वह है हमारा 12 खड़ी। वर्णमाला यानी वर्णमाला की क्रमबद्धता, पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद क्या आएगा।
संयुक्त अक्षरों की पहचान, जहाँ 2 अक्षर हो, एक पूरा और एक आधा। बट यहाँ पे जो है लिपि से परिचय, तो हम जब तक लिपि को नहीं जानेंगे हम पढ़ नहीं पाएंगे। हमारा यहाँ पे लिपि से परिचय होगा सही जवाब। 16 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा को किस रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन देखिए, कार्यालयी भाषा, मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक, शिक्षा में द्वितीय भाषा, या फिर उप कार्यालयी भाषा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा उप कार्यालयी भाषा। 17 नंबर सवाल है, कार्य आधारित भाषा सीखने में कार्य से क्या तात्पर्य है? कार्य से क्या तात्पर्य है? कार्य का वह भाग जो समुदाय के द्वारा किया जाए, कार्य का वह भाग जो शिक्षक को कक्षा में करना है, कार्य का वह भाग जो विद्यार्थियों को भाषा का अवसर प्रदान करे, या फिर कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों के गृह कार्य के रूप में दिया जाए। ऐसा नहीं है ना कि गार्जियन को दिया जाएगा होमवर्क बच्चों के लिए, वो काम होगा नहीं। शिक्षक को कक्षा में करना है या फिर समुदाय के द्वारा किया जाए। चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भाषा का अवसर प्रदान करे, कार्य का वो भाग जो विद्यार्थियों को भाषा का अवसर प्रदान करे, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही जवाब। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। लेओ वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो लेओ वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, SCL। उनका सिद्धांत का नाम क्या था? SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा समाज और सांस्कृतिक सही जवाब। अगला सवाल है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या? शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान, वाक्य संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे अर्थ की अभिव्यक्ति। अर्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप जो लिख रहे हो वह किसी अर्थ के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हमने लिख दिया कुछ भी, ऐसा नहीं है। हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे कम पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है भाषा का परिवेश, आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। देखिए भाषा सिखाने के लिए परिवेश आवश्यक है, आकलन भी आवश्यक है, जिसके द्वारा मालूम होगा कैसा सीखा, कितना सीखा, और भाषा शिक्षण की जो विधि है वो सब तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है वह उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ पूछा है सबसे कम महत्वपूर्ण। तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब है। किस नंबर में सवाल है हमारा, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में किस पर बल दिया? स्किनर ने किस पे बल दिया पूछा है। ऑप्शन देखिए, अंतःक्रिया, अनुकरण, भाषा ग्रहण क्षमता, या फिर भाषा अधिगम। तो स्किनर ने क्या बोला? अनुकरण पे बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चा अनुकरण करके, सामने वाले जो बोल रहा है उसको अनुकरण करके देखकर ही सीखेगा। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा सही जवाब। 22 नंबर सवाल है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। यानी बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है भाषा शिक्षण के संदर्भ में? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियम की जानकारी देना, बच्चों को साहित्यिक विधा से परिचित करवाना, या फिर बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए ऐसा नहीं है कि बाल साहित्य के द्वारा हम बच्चों को जीवन कौशल सिखाएंगे। बच्चों को भाषा के नियम सिखाना कोई ये ज़रूरी नहीं है, या फिर साहित्यिक विधा से परिचय करा रहे हो हम यहाँ पे। बाल साहित्य का मेन उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि उनके अंदर ऐसी भावना हो कि वो पढ़े, उनके अंदर पढ़ने को लेके लगान उत्पन्न हो, पैदा हो, वो अच्छे पाठक बने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला सवाल है, पढ़ने का आरंभ डैश से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। पढ़ने का आरंभ कैसे हो, किसके लिए हो? शब्द, अर्थ, अक्षर, या फिर वाक्य। देखिए पढ़ने का आरंभ अर्थ से हो और एक किसी उद्देश्य के लिए हो। व्यर्थ का हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ना, तो पढ़ने का आरंभ मीनिंग के साथ ही होना चाहिए। 24 नंबर का हमारा सवाल है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? यहाँ पे पूछा है सबसे अधिक जरूरी क्या है। ऑप्शन देखिए, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। चार ऑप्शन देखिए, ऐसा नहीं कि रंगीन पाठ्य पुस्तकें चाहिए आपको,
लिखित आकलन या फिर भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान जरूरी है, लेकिन यह ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बी। कक्षा में अगर प्रिंट समृद्ध परिवेश रहेगा ना, तो हिंदी भाषा सीखने में बच्चों को बहुत मज़ा आएगा, टीचर को भी अच्छा लगेगा, प्लस बच्चों को भी अच्छा लगेगा। दोनों एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करते हुए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भाषा सीख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा सही जवाब। यहाँ पे 25 नंबर सवाल देखिए। इस तरह के सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वह बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी को ही कक्षा में स्थान दे, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दे, शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के बाद पूरा अवसर दे, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दे। यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा शिक्षक को ऐसा नहीं करना है कि मातृभाषा के स्थान पे हिंदी भाषा को नहीं, सबसे पहले बच्चों के मदर टंग को ही स्थान देना है, मातृभाषा को। तो ये गलत। बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग ऐसा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बच्चों को साहित्य पढ़ने का पूरा अवसर दिया जाए, बट यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, बच्चों की सहज रचना शक्ति बढ़ने के अवसर दे। अगर बच्चों की रचना शक्ति बढ़ेगी तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। एक टीचर को हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि उसका बच्चा अधिक रचना शक्ति को ग्रहण करे, अधिक रचना शक्तिशाली बने, ताकि वह किसी भी चीज़ में अपने दिमाग के द्वारा बहुत अच्छे से उसको प्रभावी बना सके, क्रिएटिव माइंड हो बच्चे। 26 नंबर सवाल है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का जो मेन आधार है डिफरेंट का, वो क्या है? भाषा परिवेश, भाषा आकलन, शिक्षा या फिर पाठ्य सामग्री। देखिए, यहाँ पे हमारा सही जवाब है भाषा परिवेश। भाषा सीखने का क्यों? जो जिस परिवेश में रहेगा वो वैसा भाषा सीखेगा ना। तो यहाँ पे भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का मेन आधार है, मतलब अंतर का आधार भाषा परिवेश। आज का हमारा अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? यहाँ पे बोला है सबसे अधिक महत्व किसे देंगे। ऑप्शन देखिए, जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो या फिर लिखित परीक्षा। तो यहाँ पे अगर सबसे अच्छा बोला जाए बच्चों की भाषा का आकलन के लिए तो वह है पोर्टफोलियो। क्यों? यहाँ पे शिक्षक और बच्चों का बिल्कुल प्रामाणिक आकलन होता है। टीचर जो है बच्चों का एक प्रामाणिक डाटा यहाँ पे रेडी करेगा, और यह बच्चों की भाषा के आकलन में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, जन्मजात, अर्जित की जाती है या फिर बिल्कुल भी नहीं रहती? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी बच्चों में, अर्जित की जाती है, ये सही बात है। अनुकरणीय है, अनुकरण भी करते हैं बच्चे भाषा का, बट वह क्या है? जन्मजात है। बच्चों के अंदर, मतलब नोम चॉम्स्की ने कहा है ना कि हमारे अंदर भाषा अधिग्रहण यंत्र है, यानी वह हमारी जन्मजात क्षमता है भाषा ग्रहण करने की। कोई भी बच्चा बिना किसी मेहनत के भाषा जरूर सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसका जन्मजात क्षमता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी सही है। हमारा सेकेंड लास्ट सवाल है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या फिर पाठ्य पुस्तक? अब देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों में ना अगर बाल साहित्य हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? उससे बच्चों में पढ़ाई को लेकर रुचि होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। ऐसा नहीं है कोई केवल पाठ्य पुस्तक से सीखेंगे, नहीं, बाल साहित्य के द्वारा उनके अंदर पढ़ने को लेकर रुचि आएगी, इसीलिए यहाँ पे हमारा बाल साहित्य सही जवाब होगा। आज का हमारा सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? रूपिम, वाक्य, स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान। तो यहाँ पे आंसर होगा रूपिम। रूपिम जो है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो फ्रेंड, यह वीडियो आज हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। यह हमारा आज का सेट नंबर 2 है, और मैं आगे और सेट लाऊंगी। सभी सेट को आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस वीडियो को भी देखिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।